हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जीएसटी एंड कस्टम लॉ का। जीएसटी एंड कस्टम लॉ की सीरीज बनाई जा रही है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो और अगर आपका सेमेस्टर 6th है और आपके पास अगर जीएसटी एंड कस्टम लॉ करके एक सब्जेक्ट होगा, डीएससी मेंस का सब्जेक्ट है, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज में हम लाइन वाइज सारे चैप्टर्स को कवर करा रहे हैं। अभी तक हम 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया, अटैच कर दिए, वहां से आप जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं कि इस बुक के नोट्स रेडी हो चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर नोट्स परचेज करने हैं तो वो जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर हमको जीएसटी एंड कस्टम लॉ के बुक्स बाय करनी है या हमें नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस जो भी है वो आप पे करके, जैसे 150 के अराउंड रखा गया है, तो वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हो। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है वो जाकर बाय कर सकता है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से आराम से आप अपने लेक्चर्स को कवर करिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको हम POS बोल सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोई गुड या कोई भी सर्विसेज जो है वो डिलीवर होनी होती है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। जिस जगह पर वो आपका गुड या आपकी सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं, वो जो जगह है, वो जो एरिया है, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। जीएसटी के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाता है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, अगर वहां पर कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तब उस जगह पर उस पर्टिकुलर गुड पे या उस सर्विसेज पे कितना टैक्स बनता है, कौन सा टैक्स बनता है। यहाँ पर आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है या एसजीएसटी लगता है, या हम इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे। अगर कोई भी गुड या कोई भी सर्विसेज जो कि अदर स्टेट से या कोई अदर कंट्री से आ रही है, तब उस पर क्या जीएसटी चार्ज होगा, जीएसटी कौन सा वाला चार्ज होगा। तो आज हम ये सारी चीजें प्लेस ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है LOS, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है जहां से आपका गुड या आपकी सर्विसेज जो है वो आ रही हैं। तो जिस जगह से उनका ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां लोकेट होती है सप्लायर की लोकेशन, उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर बोला जाता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि देखो, दो यहाँ पर बंदे होते हैं। अगर मैं आपको पूरा केस समझाऊं तो एक बंदा है A और एक बंदा है B। बी ने जो है ऑनलाइन कुछ माल को ऑर्डर करा, यानी कि उसने ऑनलाइन यानी कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कुछ, मान लो एक वॉच मंगा ली, नॉर्मल सी वॉच। अब इसने जब वॉच मंगाई तो वो वॉच लेकर कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए जो है ये हो जाएगा हमारा सप्लायर, इसको हम बोलेंगे सप्लायर है, और बी जो है वो हमारा कहलाएगा रिसिपिएंट, ठीक है। तो ए सप्लायर, बी रिसिपिएंट। सप्लायर यानी कि वो बंदा जो सप्लाई कर रहा है माल को, जो आपका गुड या सर्विसेज को डिलीवर करने आ रहा है, और जिस जगह से ये आता है, जिस जगह से सप्लायर माल लेकर चढ़ेगा या चलेगा, वो ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा, यानी वो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाएगी, ठीक है। और अगर मान लो जिस जगह से माल लेके चढ़ा या माल लेने बेचने के लिए निकला, वो ओरिजिन पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। और जिस जगह पर ये डिलीवरी कर रहा है, यानी कि बी के एरिया में करेगा, तो वो कहलाएगा प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, POR, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट कहलाएगा, या प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है, जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि एक होती है वो जगह जहां से सप्लायर आता है, एक जो होती है वो जगह जहां पर रिसिपिएंट होता है। सप्लायर को रिसिपिएंट तक पहुंचने के लिए अगर रिसिपिएंट सेम स्टेट में होता है तब कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, ये समझेंगे। और दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो सप्लायर जो है बाई चांस आपके मामा के बेटे के, छोटी सी लड़की के, भाई के, बहन के, फेरे चाचा के घर में रह रहा है, यानी कि किसी बड़े दूर एरिया में रह रहा है, और वहां से अगर वो सप्लाई करने आ रहा है रिसिपिएंट को, तब उस जगह पर उस पर कौन सा जीएसटी चार्ज होगा, हम भी ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट नंबर 1, LOS यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा आता है POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि जिस जगह से सप्लायर आ रहा है सप्लाई करने।
प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जिस जगह पर गुड या सर्विस की सप्लाई होनी है या हो रही है, वो जो एरिया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें विद इन सेम स्टेट, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक सेम स्टेट से होते हैं, उस जगह पर हम CGST और SGST का यूज करेंगे और जिसको हम बोलते हैं ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जहां पर सेम स्टेट के लोग जो सप्लायर हो वो और सेम स्टेट से रिसिपिएंट हो वो, अगर ऐसे सेम स्टेट के लोग या सप्लायर मिलते हैं या रिसिपिएंट मिलते हैं, तब उसको हम कहलाएंगे ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है और यहाँ CGST और SGST चार्ज होगा। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जो A है इसका नाम है अमन, क्या नाम है? अमन। और G जो नाम है B मतलब है बोंदू, क्या नाम है? बोंदू। तो A है अमन और B है बोंदू। अब जो अमन है ये रहता है मान लो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। B जो है ये भी एक महाराष्ट्र के ही छोटे से गांव में रहता है, कोई भी महाराष्ट्र का एरिया लगा लो उसमें रहता है, ठीक है, बोंदू। अब बोंदू ने एक घड़ी मंगाई, किससे? अमन से। अमन जो है ऑनलाइन सप्लायर है। अमन सप्लाई के लिए यहां से निकला इसकी घड़ी लेकर और इसके घर गया। तो ये कहां से कहां जा रहा है? ये महाराष्ट्र में ही था, अब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही घूम रहा है, तो ये एक सेम एरिया में ही घूम रहा है। तो जब हमारा एरिया सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। कि कौन सी सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब यहां पर क्या लगेगा? IGST लगता है, CGST लगता है या SGST लगता है, वो बता दो। तो इसमें सिंपल है, जब आप देखो कि आपका अमन जो है बोंदू के पास जा रहा है और बोंदू महाराष्ट्र में है और अमन भी महाराष्ट्र में है, तो दोनों ही सेम स्टेट में है, इस जगह पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो CGST और SGST चार्ज होगा। क्या होगा? CGST और SGST का टैक्स लगेगा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ आया कि अगर सेम स्टेट में सप्लाई होगी तब यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोली जाएगी। इंट्रा स्टेट में लास्ट में A आता है, INTRA, ठीक है, जहां पर सेम स्टेट में सप्लाई होती है, यहाँ पर चार्ज होगा CGST और SGST। समझ आया? दूसरी चीज अब हम बात करते हैं विद इन नॉन सेम स्टेट, यानी कि जहां पर IGST चार्ज होता है, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, उस केस में क्या होगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये अमन है और यहाँ पर ये बोंदू है। इस बार क्या हुआ, अमन ने ना अपनी बहन के लिए एक टेडी बियर मंगाया। ठीक है, आप लोगों ने मंगाया नहीं होगा, भाई मंगाया करो। अमन ने अपनी छोटी बहन के लिए एक टेडी बियर मंगाया। टेडी बियर जो बहुत रेयर क्वालिटी का है, इसलिए टेडी बियर को आने में ज्यादा टाइम लगता है। और टेडी बियर जो मंगवाया है वो कहां से मंगवाया है? वो मंगवाया है दिल्ली से। देख लो भाई, दिल्ली से टेडी बियर मंगवा रहा है कौन? बोंदू। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमन बंदा है वो दिल्ली से आ रहा है, कहां पे जा रहा है? और महाराष्ट्र। बोंदू महाराष्ट्र में ही रहता है, क्योंकि बोंदू का क्या है कि एक परमानेंट खुद का मकान है, रेंट पे नहीं रहता वो, तो इसलिए वो बार बार मकान चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो आप चेंज करते हो, बोंदू नहीं रहता, बोंदू अमीर आदमी है। ठीक है, तो बोंदू जो है वो महाराष्ट्र में सप्लाई मंगा रहा है। किससे मंगा रहा है? दिल्ली वाले से, यानी अमन से। अमन दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है, तो यहाँ पर उसको कितनी कंट्री क्रॉस करनी पड़ रही है? एक भी नहीं। यहाँ स्टेट कितने क्रॉस करने पड़ रहे हैं? 2-3 स्टेट तो क्रॉस करेगा ही, है ना, 2-3 स्टेट की बाउंड्री तो क्रॉस करेगा ना। दिल्ली से महाराष्ट्र काफी लंबा सफर है। सेम स्टेट हुआ? नहीं हुआ। तो जब आपका सेम स्टेट नहीं होता, यहां पे लिखोगे नॉट सेम स्टेट। जब आपका दोनों का स्टेट सेम नहीं है, यानी कि आपका रिसिपिएंट और आपका जो सप्लायर है दोनों का स्टेट अलग अलग होता है और अलग अलग स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई जा रही है, इस केस में हम इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। भैया ये तो पहले वाले की तरह साउंड कर रहा है। पहले वाला भी आपने ये बताया था भाई, पहले वाले में मैंने इंट्रा बताया था, इंट्रा स्टेट। अब जो बता रहा हूं ये इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट यानी कि एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जब गुड्स या सर्विसेज आती हैं उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। यहाँ पर CGST SGST चार्ज होगा, हमें तो पता चल गया। भाई नहीं, गलत पता चला है। अब बोंदू क्या बोलेगा? आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, खातिरदारी भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर ये दोनों चार्ज नहीं होंगे, तब क्या चार्ज होगा? यहाँ लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड IGST यानी कि। ठीक है, तो यहां पर जब आपका सेम स्टेट ना हो तो IGST और सेम स्टेट हो तो CGST SGST, नॉर्मल है।
समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है। लीगल फ्रेमवर्क में हम 4 अलग अलग सेक्शंस की डिस्कशन करेंगे जो इस चैप्टर में गिवन है। सेक्शन नंबर 10 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। सेक्शन नंबर 10 के बाद 11 पढ़ेंगे, फिर 12, फिर 13, फिर 14। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि कितनी भी गुड्स, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की जो सप्लाई है अगर वो विद इन इंडिया हो रही है, उस केस में क्या सेक्शंस बनते हैं। सेक्शन नंबर 11 में हम पढ़ेंगे कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की अगर इंडिया में है तब उसके क्या सेक्शंस बनेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऊपर गुड्स की बात है। जो सेक्शन 10 है और जो सेक्शन 11 है ये दोनों गुड्स के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? गुड्स, यानी कि माल, यानी कि आइटम। ठीक है, गलत वे में मत लो, यहाँ पे हम गुड्स की बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 हम लोगों को सर्विसेज के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो हम इन दोनों सेक्शन में सर्विसेज पढ़ेंगे। कि सेक्शन 12 में कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि जहां पर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है जो रिसिपिएंट को हो रही है, जो कि इंडिया में है, विद इन इंडिया, इज इन इंडिया, यानी कि वो रिसिपिएंट इंडिया में है और सप्लाई वाला बंदा भी इंडिया में है और दोनों एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या सर्विसेज दे रहे हैं, तब उस जगह सेक्शन 12 लगेगा। सेक्शन 13 में बात करते हैं कि यहाँ पर ना पॉइंट ऑफ सप्लाई से सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, बट एक जगह जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, या तो रिसिपिएंट या तो सप्लायर। अगर दोनों में से कोई एक बंदा आउट ऑफ इंडिया रहता है और दूसरा इंडिया में रहता है तो इस केस में सेक्शन 13 के प्रोविजंस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम 14th में पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजन क्या दिए हुए हैं बुक के अंदर पॉइंट ऑफ सप्लाई को लेकर। ठीक है, तो चलिए ये था आपका लीगल फ्रेमवर्क, छोटा सा चार्ट जो आपको पढ़ाना है वो मैंने आपको समझाया। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 10, यानी कि यहाँ से। तो मैंने सेक्शन नंबर 10 यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है, यहाँ से अब शुरू करते हैं। पहला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। देखो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के लिखा है कि जैसी सप्लाई होगी वो कैसी सप्लाई होगी? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक यानी अपनी जो बाउंड्री है ना, भारत की जो सीमा रेखा है उसके अंदर अंदर सप्लाई होगी। चाहे जम्मू से कश्मीर कर लो, चाहे जम्मू से लेके कर्नाटका कर लो, या दिल्ली से मुंबई कर लो, गोवा से बेंगलुरु कर लो, तो ऐसी सप्लाई जो विद इन बाउंड्रीज हो रही है, अंदर बाउंड्रीज के हो रही है, डोमेस्टिक, उसको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, पहली सप्लाई इसके अंदर कौन सी है? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड। तो आपको इस तरीके से समझ आएगा, इसको अभी थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे। अभी टाइम दूंगा भाई, उतार लेना आराम से। ठीक है, पहले समझा दूं, आराम से उतार लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। सुनो, पहले लिखा है सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड, यहां पर मूवमेंट्स ऑफ गुड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने कुछ गुड्स या सर्विसेज मंगाई होगी, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज मंगाई होगी। अब इसने जब गुड्स एंड सर्विसेज लगाई तो यहाँ पर मूवमेंट है, क्या है? मूवमेंट है। यहाँ एक बी, मूवमेंट यानी कि जहां पर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स या सर्विसेज को ले जाया जा रहा है। ठीक है, एक बंदा है यहाँ पर रहता है, वो बेंगलुरु में, ये जो पर्सन है इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यानी जो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, मंगाएगा वो, और ये है सप्लायर। ठीक है, ए, ये रहता है कहां पे? दिल्ली में। अब देखो दिल्ली से बेंगलुरु जा रही है गुड या सर्विसेज, मगर हम यहाँ सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 10 के अंदर क्या बताया था कि 10 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 11 और 10 में सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे गुड्स ही लो, सर्विसेज को भूल जाओ। तो यहाँ पर कुछ गुड है, जैसे कि एक मोबाइल है, फोन है, आईफोन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब दिल्ली से कहाँ जा रहा है? बेंगलुरु जा रहा है। तो गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। गुड्स एक जगह से ट्रेवल करता हुआ, ठीक है, ये लो कार बना दी मैंने, ये लो कार बना दी, है ना, बढ़िया कार चाहिए, 1 करोड़ की, ज्यादा नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिसके पास हो वो ले लेगा मेरे से। सुनो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुड्स और सर्विसेज यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? बेंगलुरु। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या ये दोनों सेम स्टेट में आते हैं? नहीं, ये दोनों अगर सेम स्टेट में नहीं आते तब यहाँ पर कौन सी जीएसटी चार्ज होगी ये बताना है, और क्या लगेगा, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, वो बताना है। बस इतना सा क्वेश्चन है आप लोगों से। तो देखो
ये सेम स्टेट नहीं है, ये दिल्ली है, ये बेंगलुरु है, तो आप लोगों को पता क्या लगना है जब सेम स्टेट नहीं होता, मैंने लिखा था नॉन सेम स्टेट में लगेगा IGST और इंटर स्टेट सप्लाई होगी। तो ये कौन सी सप्लाई है, ये है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा IGST, ये चार्ज होगा, ठीक है। बस खत्म, क्वेश्चन यही था इसमें। अगला पॉइंट आ जाओ, गुड्स डिलीवर ऑन बिल टू शिप टू मॉडल। गुड्स जो है वो डिलीवर तो हो रहे हैं बट बिल टू और शिप टू के मॉडल के हिसाब से हो रहे हैं। अब बिल टू शिप टू क्या है भाई, बिल टू शिप टू का मतलब ऐसे है कि एक पर्सन है, ये पहले वाले का एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एक पर्सन है A, इसका नाम है सप्लायर, ठीक है। ये है B, यह है रिसिपिएंट। भैया ये तो ऊपर वाले की तरह हो गया भाई, अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से समझो, अलग है। एक पर्सन है इसमें C, क्या है, एक पर्सन है C, ये बिहाफ है, बिहाफ ऑफ B। याद रखना ये जो पर्सन है ये बिहाफ ऑफ B है। जैसे मैंने मान लो कोई मेरे नाम से पार्सल आया, मैंने अपने भाई को बोला कि भाई एक बार ना मैं बिजी हूं थोड़ा सा, जाके मेरे बिहाफ पे पार्सल को कलेक्ट कर ले। तो क्या है, B के बिहाफ पे, B का भाई मान लो, ठीक है, ये भांजा, ये चाचा, चाचा भांजे हैं, तो ऐसा मान लो, ठीक है। B से भांजा, C से चाचा। तो अब ये भांजा और चाचा जो है, इसने तो रिसिप्ट मंगवाई थी, रिसिपेंट ये है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं ऑन बिल टू, क्या बात कर रहे हैं, बिल टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से इसने गुड्स मंगवाया, यहां से गुड्स आ रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं, ठीक है, बिल टू। अब इसने कुछ, ये सप्लायर कुछ गुड्स लाया हुआ, मंगाया किसने था, B ने मंगाया था। बिलिंग किसने कराई थी, B ने। रिसिपेंट कौन हुआ, B। तो जो रिसिपेंट है बिलिंग वही कराता है। अब B ने रिसिपेंट को बिलिंग कराई। अब B ने बोला कि आप ना गुड्स मेरे पास मत लेके आओ, आप गुड्स मेरे पास मत लाओ, आप मेरे चाचा को दे दो, चाचा को दे दो। किसको दे दो, चाचा को दे दो। देखो इससे माल मंगवाया किसने, B ने, और B ने बोला मैंने बिल तो मंगवा लिया, मतलब कि माल मंगवा लिया, मगर आप मेरे को मत दो, आप यहां कर दो, भेज दो, ठीक है। तो यहां पर बिल किसके नाम का फटेगा, B के नाम का, और माल किसको मिलेगा, C का। और बाद में ट्रांजैक्शन कैसे दिखाई जाएगी, ये ट्रांजैक्शन दिखाएगी कि गुड्स जो है वो इसके नाम से आया था और इसने भेज दिया इसको और इसने कलेक्ट कर लिया इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बिल जो हो गया वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, बिल टू शिप टू। अब देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब कि जो A था इसने माल किसको भेजा है, C को। शिप टू किसको शिप हुआ है, C को। किसके बिहाफ पर, B के बिहाफ पर। अगर मान लो, सोचो ये बंदा दिल्ली में रहता है, ठीक है, ये बंदा महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र। अगर A B को सप्लाई करता, अगर A B को सप्लाई करता तो A का स्टेट अलग है और B का स्टेट अलग है, तब यहां पर कौन सा GST चार्ज होता, सेम स्टेट तो है नहीं, तब यहां पर चार्ज होता इंटर स्टेट सप्लाई यानी IGST। यहां पर क्या चार्ज होता, IGST, बिकॉज दोनों के स्टेट क्या है, नॉट कॉमन, नॉट सेम, ठीक है। अब मान लो C है, C ना दिल्ली में ही कहीं रहता है, C जो है वो दिल्ली में कहीं रहता है, दिल्ली में कहीं रह रहा है, और ये भी दिल्ली से ला रहा है माल, मगर इसको माल इसे भेज रहा था और इसने बोला फोन करके इसको कि भाई तू माल भेज दे मेरे चाचा को। अब ये गुड्स लेकर इससे बिल कटवा लिया, पैसे वगैरह पेमेंट हो गई। अब ये गुड्स लेकर इसके पास आ गया, तो अब ये क्या अलग अलग स्टेट में गए हैं, सेम स्टेट में गया, सेम स्टेट में गया है ना। तो यहां पर अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो कौन सी GST चार्ज होगी, आप बताओ, CGST या IGST या SGST। इंटरस्टेट सप्लाई बोलोगे इसको या इंट्रास्टेट सप्लाई बोलोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सेम स्टेट है, इंट्रास्टेट सप्लाई होगी जहां CGST और SGST लगेगा, है ना, यही बात है। मगर भाई सुनो, बिल जो है हम वो देखते हैं, बिल जो है वो देखते हैं। तो बिल किसके नाम का फटा था, B के नाम का फटा था, ठीक है। तो बिल जब B के नाम का फटा तो उस पर जो बिल होगा, इनवॉइस होगा, उस पर क्या चार्ज हुआ होगा, इन दोनों का स्टेट तो अलग अलग है, तो यहाँ पर IGST नहीं लगा होगा, जो इनवॉइस होगा बिल के उसके ऊपर लगा होगा, डिलीवरी के ऊपर, उस पर IGST चार्ज पहले ही हो चुका होगा। बेशक आप सप्लाई कहीं भी करा दो, दिल्ली में करा दो, है ना। इसको बोलते हैं बिल टू। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल टू। बिल टू यानी जब बिल के ऊपर जो GST चार्ज हो रही है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। बिल के ऊपर, बिल अभी किसने मंगाया था, इसने मंगाया था, इसने मंगाया था अपने नाम पे, इसने महाराष्ट्र अपने नाम पे बिल मंगाया होगा तो IGST चार्ज करेगा। अब ये चाहे किसी को भी भेज दे बिल पार्सल को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो इसको बिल टू बोलेंगे, मतलब बिल जिसके नाम पर है उस पर बिल फटेगा। दूसरा आता है शिप टू का केस। अब शिप टू का केस समझो,
इसने ना बुकिंग करी अमेजोन से एक मोबाइल फोन की, बट बिल जो है वो अपने नाम पर नहीं बनवाया इस बार। इसको पता था अगर मेरे नाम पे बनेगा तो बिल 2 आ जाएगा और मेरे पे IGST चार्ज हो जाएगा। तो इसने क्या करा, इसने अपना जो भतीजा था, मतलब चाचा था, दिल्ली में रहता था, इसने इस चाचा के नाम पर अपना बिल बनवाया, उसका एड्रेस डाल दिया चाचा का, और चाचा दिल्ली में ही रहता है। तो जो गुड है वो डायरेक्ट इसके पास जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे शिप टू, ठीक है। अब इसने क्या करा, जब अमेजोन पे फोन बुक किया तो उसमें जो एड्रेस भरना था ना, वो एड्रेस इसने कौन सा डाल दिया, वो एड्रेस इसने सी का डाल दिया। पहले केस में अपना डाला था, मगर माल इसने कलेक्ट किया था। अब केस में उल्टा हो गया, अब इसने सीधा इसके नाम से ही माल को मंगाया है, बस मंगाने वाला ये है, बिचौलिया हो गया, इसका कोई कनेक्शन नहीं, पैसे वगैरह ये नहीं भरेगा। पैसे वगैरह अगर भरे भी दिए हो तो इसके नाम पर भरे हैं, और बिल इसके नाम पर और इसके एड्रेस पे आया है। तो बिल पे एड्रेस कौन सा हुआ, दिल्ली का हुआ, क्योंकि बिल यहाँ पे आया है दिल्ली के लिए। और डिलीवरी सप्लाई कहां से हो रही है, दिल्ली से, दिल्ली हो रही है। तब क्या लगेगा, सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट GST लगेगा, जिसमें CGST और SGST लगेगा। हाँ भैया, तो ये हो गया शिप टू यानी कि किसी दूसरे पर्सन ने, मतलब कि मैंने अपने दूसरे भांजे के नाम पे, अपने चाचा के नाम पे, अपने मामा के नाम पे बिल बनवा दिया कि भाई उस बंदे को वहां सप्लाई करनी है, बस मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर मैंने करा, बिल वगैरह सब उनका है, GST वहीं के लगेगी जहां वो रह रहे हैं, इसको बोलते हैं शिप टू। और बिल 2 यानी मैंने अपने नाम पे एड्रेस वगैरह दिया है, अपने नाम पे, मैं महाराष्ट्र में हूं तो मैंने सारा कुछ अपना भरा है, मगर मैं गुड्स मंगा रहा हूँ दिल्ली में जाना उनको, तो मैंने अपने नाम पे सब कुछ करा है, तो मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट, समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, गुड्स डिलीवर टू बिल टू शिप टू मॉडल आपको समझ आ गया होगा। बस ये है, थोड़ी सी कंफ्यूजन मत रखना, दोनों बहुत आसान है, क्लियर है। दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लो, पीछे फॉरवर्ड करके 5-7 मिनट दोबारा सुन लो, समझ आ जाएगा। तीसरा आता है मॉडल सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। कह रहा है कि गुड्स की जहां पर मूवमेंट नहीं हुई ऐसी सप्लाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे हम बात कर रहे हैं जहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई। तीसरा, इसमें समझो क्या होगा, देखो सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड की मूवमेंट नहीं हुई। एक पर्सन है ए जो कि दिल्ली में रह रहा है, दूसरा पर्सन है बी जो कि सेम जगह रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं दिल्ली, रिसिपिएंट भी हमारा दिल्ली में, ठीक है। पर्सन ए जो है वो सप्लायर है, गुड सप्लाई करता है, और पर्सन बी जो है वो रिसिपिएंट है। और सुनो, पर्सन ए के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग। पर्सन ए ने पर्सन बी को एक बिल्डिंग बेची, मतलब कि एक बिल्डिंग रेंट पर रहने के लिए दे दी, रेंट पर रहने के लिए। एक बिजनेस था बी का। मिस्टर बी ने बोला कि सर मेरा एक बड़े से बिजनेस है, मैं फैक्ट्री वगैरह चलाता हूँ, मेरी मशीनें हैं, तो मैं आपकी बिल्डिंग रेंट पे लेना चाहता हूँ दिल्ली में, दोनों दिल्ली में है, सेम स्टेट है। अब ये रेंट पे लेना चाहता है। अब इसने बोला ठीक है आप रेंट पे ले लो। अब क्या हुआ, उसने 3 साल तक उस बिल्डिंग में रेंट पर मशीनें लेकर और अपनी मशीन वगैरह इंस्टॉल करवाकर काम करना शुरू करा। 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल के बाद उसने वो घर, जो बिल्डिंग थी, वो छोड़ के खाली कर दिया घर, मगर वो मशीन इतनी बड़ी थी कि वो उसको लेके नहीं गया। वो कहने लग गया कि अब मैं इसका रेंट जो है आपको दे चुका हूं, और जो मशीन मेरी यहाँ पर लगी है अब ये लगी रहने दो, मैं इसको ले जाना नहीं चाहता, आपको बेच रहा हूँ, आपको चाहिए तो ले लो। तो मिस्टर ए ने बोला हाँ मेरे को मशीन चाहिए, आप मशीन को यहीं छोड़ जाओ, ठीक है। तो उसने बस सिर्फ घर खाली कर दिया, मशीन वगैरह वहीं छोड़ दी, अपना बोरी बिस्तर लेके चल पड़ा। अब यहाँ पर इसने मशीन वहीं छोड़ दी, तो मशीन जो है पहले किसकी थी, बी की थी। अब बी ने वो मशीन किसको बेच दी, ए को। तो बी से मशीन ए पर आ गई, मगर जो मशीन है क्या वो शिफ्ट हुई, क्या जो मशीन है वो मूवमेंट करी, मतलब कि मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, मशीन में कुछ मूवमेंट आया तो नहीं आया, क्योंकि जो बिल्डिंग थी उसमें मशीन लगी थी, 5 साल काम करा, और वो वहीं छोड़कर वहीं बेच कर चला गया, वहीं खड़ी रही मशीन, और वो खड़े खड़ी बेच गई, उसको बेच दिया और वो चला गया खाली हाथ। मशीन पहले जब बी की थी, बी ने बेच दी, अब वो ए की हो गई। तो मशीन तो बिक गई, गुड्स डिलीवर हो चुका पार्टनर को, जो ओनर अब दूसरा है उसको हो गया, मगर क्या मशीन में शिफ्ट आया, मशीन मूवमेंट हुई, मशीन एक जगह से दूसरी जगह गई, नहीं गई। तो जब ऐसा होता है, जब मशीन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, दोनों ही सेम स्टेट में ही है, उसी घर में तो है, घर से तो कहीं अलग नहीं जा रही, तो इस जगह पर हम चार्ज करते हैं CGST SGST। क्या चार्ज करेंगे, CGST SGST, क्योंकि ये कौन सी सप्लाई मानी जाएगी, ये मानी जाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई, जहां पर सेम स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है। समझ आया, ये था नॉट गुड्स मूवेबल, जहां पर गुड्स मूवेबल नहीं होते। अगला पॉइंट समझो, सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर।
सप्लाई द गुड्स परचेज ओवर द काउंटर एंड ट्रांजेक्शन्स टू अनदर स्टेट बाय द बायर। कह रहा है कि ट्रांजेक्शन जो हुई है वो अदर स्टेट से हुई है बायर के द्वारा। ठीक है, मान लो ए है, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये रहता है आउट ऑफ द इंडिया। ये क्या रहता है? आउट ऑफ द इंडिया, यानी कि मान लो रशिया में रहता है। अब रशिया से कोई गुड्स भेज रहा है आपके लिए दिल्ली में, तो यहां पर कौन सी जीएसटी चार्ज होगी? तो भाई यहां पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। कस्टम ड्यूटी क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं बाहर की जगह से या एरिया से गुड्स या सर्विसेज को मंगाते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, टैक्स लगते हैं अलग से लाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। बाहर से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। रजिस्टर्ड पर्सन हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है बाकी टैक्स वगैरह, मगर आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी। प्लस आपको जो जीएसटी वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर से, रशिया से या कहीं दूसरी जगह से, फॉरेन से आप कुछ सामान मंगा रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा। समझा है? अगला पॉइंट आता है सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स। मान लो मैं रहता हूं बैंगलोर में, इस बार ना क्या कह रहा है, सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलमेंट एंड असेंबली ऑफ गुड्स। आपने देखा होगा काफी बार टीवी फ्रिज वाले आते हैं तो वो इंस्टॉल करके भी जाते हैं, इंस्टॉल भी करके जाते हैं। अगर मान लो मैं रहता हूं, मेरा सप्लायर जो है वो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र यार बहुत बार हो गया, छोड़ो, आप बोलोगे बार बार महाराष्ट्र लेके समझा रहे हो। ठीक है, और कुछ बताओ। हाँ, बिहार का, एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा। सुनो, बिहार में हमारा वो रहता है सप्लायर जिसे सप्लाई करनी है। ठीक है, और मैं रहता हूं दिल्ली में, और मान लो जो मेरे को इंस्टॉलमेंट करवानी है ना, वो करवानी है बिहार के छोटे से राज्य में, पटना में। पटना में ही कहीं मेरे को इंस्टॉलमेंट करवानी है, कोई मेरा टीवी या फ्रिज कुछ मैं मंगा रहा हूं, उसकी इंस्टॉलमेंट करानी है पटना के अंदर। मैं रहता हूं दिल्ली में। बिल टू शिप टू का केस है थोड़ा सा, बट वैसा नहीं है, अलग है। यहाँ पर देखो केस क्या है। अब मेरे को अगर मानना इंस्टॉलमेंट पटना में करानी है, तो जहां मेरे को करानी होगी मैं वहां के नाम पे बिल बनवाऊंगा कि भाई पटना में इंस्टॉलमेंट करानी है, पटना के नाम पे मेरा डिलीवर कर देना माल। अब पटना में माल आएगा, पटना में डिलीवर होगा, वहीं असेंबल होगा और वहीं क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर बिहार के अंदर ही पड़ रहा है पटना, मगर मैं रहता हूँ अलग जगह, तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी? कौन सी सप्लाई है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट? अब आप बोलोगे भैया इंट्रास्टेट है, आपने अलग जगह से इसको बुक करा है ना, जैसे कि बिहार है और दिल्ली, आपने दिल्ली से इंस्टॉलमेंट के लिए बुक करा है, बिहार वाले को इंट्रास्टेट होगा ना। भाई सुनो, मैं दिल्ली से बुक कर रहा हूँ, क्या मैं पटना के लिए बुक नहीं कर सकता? फिर दिल्ली में एड्रेस तो पटना का डाला ना, मेरा जो इनवॉइस बिल बनेगा वो किसके नाम से बनेगा? पटना के एड्रेस पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और यहीं पे आके उसको ठीक करना है। तो सेम स्टेट ही तो हुआ, पटना के अंदर ही तो है बिहार, है ना। अब सुनो, जब यहाँ सेम स्टेट है तो यहाँ पर कौन सी जीएसटी चार्ज होगी? इंट्रा। कौन सी? इंट्रा। जहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगी। तो यहां पर अगर सेम स्टेट हुआ तो मेरी इंस्टॉलमेंट में जो खर्चा आएगा सेम स्टेट का, वो इंट्रा लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। गुड सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भाई ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर देश से बाहर सप्लाई हो तो इंटर लगा दो, अगर देश के अंदर सेम स्टेट में हो तो इंट्रा लगा दो, इसमें मुश्किल क्या है? लास्ट वाला तो और आसान है ना। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, देखो आप ट्रेन में चढ़े दिल्ली से, आप ट्रेन में चढ़े दिल्ली से, ठीक है, आपकी फ्लाइट जानी थी कर्नाटका। कहां जानी थी? कर्नाटका। आप दिल्ली से चले, जब राजस्थान आया तब एक बंदे से आपने गुड्स खरीदा, कोई भी सप्लायर जो है ट्रेन में आ गया होगा, आपने उससे गुड्स खरीदा। अब वो गुड्स आपने कंज्यूम करा जब आपका उड़ीसा आ गया, तब तेलंगाना, हैदराबाद आ गया, तब आपने उस गुड्स को फाड़ा। बट जब आपने कंज्यूम करा उतने में फ्लाइट आपके कर्नाटका पे लैंड हो गई थी, आप कर्नाटका उतर चुके थे। अब आप मुझे ये बताओ इस पूरे केस में कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मानी जाएगी? देखो दोबारा सुनो, दिल्ली में मैं चढ़ा ट्रेन में, दिल्ली से जब मैं उड़ीसा पहुंचा, उड़ीसा छोड़ो, उड़ीसा बीच में कहां पड़ गया, जब मैं राजस्थान पहुंचा तब एक मैंने कंज्यूम करी एक गुड्स, या फिर मैंने खरीदा, मैंने बाय करी एक गुड्स, ठीक है, बाय गुड्स। अब उसके बाद जब मैं तेलंगाना पहुंचा, मुझे जाना कर्नाटका, ये कर्नाटका है मेरा डेस्टिनेशन, कर्नाटका, ठीक है। मैं जब तेलंगाना पहुंचा तब मैंने उस गुड्स का रैपर फाड़ा, ऐसे करके ब्रेक करा उसको, और जब मैं खाने लगा, मेरा खाना खत्म कब हुआ? जब मैं पहुंचा कर्नाटका।
तो मेरे यहाँ पे फिनिश हो गया गुड्स, कंज्यूम मेरा यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पर इन चारों में से प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या कहलाएगी। अब आप कंफ्यूज, अब बताओ इसमें से क्या कहलाएगा। आपको तो आसान लग रहा था थोड़ी देर पहले। भाई सुनो, यहां पर मेरी जो प्लेस ऑफ सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वो तो कहलाएगा जिस जगह से वो ट्रेन के अंदर सप्लायर चढ़ा होगा वो जगह। तो अगर वो चढ़ा था राजस्थान में क्योंकि मैंने यही खरीदा था, मान लो वो राजस्थान से हो, तो मेरा जो सप्लायर का प्लेस है, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा वो तो कहलाएगा राजस्थान। ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई की कहा प्लेस ऑफ सप्लाई करी, उसने सप्लाई भी मेरे को यही करी। गुड्स मैंने कंज्यूम कब करे, मैंने गुड्स को पूरा कंज्यूम कब करा, मैंने कर्नाटक में उसको खा के खत्म कर दिया था बिस्कुट, है ना। मगर मैंने सप्लाई ली कहाँ है भाई, सप्लाई तो मैंने राजस्थान से ही ली थी ना, यहीं से बाई करी है। तो सप्लाई भी कहाँ कहलाएगी, राजस्थान में। मैंने गुड्स को लिया और यहीं पे तो खरीदा था और यहीं से वो चढ़ा था, तो सप्लाई भी सेम स्टेट राजस्थान में और गुड्स भी मैंने वहीं कंज्यूम करा लिया था, है ना, और सप्लायर भी वहीं चढ़ा था। तो उसी को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो दोनों ही राजस्थान होगा, और जब दोनों ही राजस्थान है तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट लगेगा, यानी CGST और SGST चार्ज होगा। बाकी स्टेट क्या है भैया, बाकी स्टेट में कुछ नहीं हुआ, बाकी स्टेट खाली है, कोई फायदा नहीं। अगर ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, मान लो ये दिल्ली से चढ़ा होता, मेरे साथ दिल्ली से चढ़ा होता, बट मैंने राजस्थान में जाके चीजों को खरीदा है, तब इंटरस्टेट लगता। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या करा, दिल्ली में से चढ़ गया था और दिल्ली में मेरे साथ ही सप्लायर भी चढ़ा, दोनों ट्रेन में एक साथ बैठे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां से वो ओरिजिन पॉइंट है, मैंने शुरू में बताया था ओरिजिन पॉइंट सप्लायर का कहाँ था, दिल्ली, तो वो दिल्ली में हो गया। मगर मैंने चीज को प्लेस कहाँ करा, खरीदा कहाँ, सप्लाई कब करी उसने, मेरे को राजस्थान में मिला ना वो। मान लो अगर मैं तेलंगाना में लेता तो मेरी सप्लाई का प्लेस क्या होता, तेलंगाना। अगर मैं उसका बिस्कुट का पैकेट या चिप्स का पैकेट में तेलंगाना में खरीदता तो वो खरीदता कहाँ पे, तेलंगाना में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हुई कहाँ है, तेलंगाना में होती है। ओरिजिन पॉइंट दिल्ली, सप्लायर की लोकेशन दिल्ली, और तेलंगाना में इसको यूज करता है, खरीदता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तेलंगाना। दोनों सेम स्टेट है नहीं है, अलग अलग है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां दोनों अलग अलग हो, इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे इंटरस्टेट, यानी जहां पर IGST चार्ज होगा, यहाँ लगेगा IGST। समझ आया। तो यही चीज कहता है गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, कि बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस में जिस जगह पर आप चढ़े हो वो चढ़ते ही, या जिस जगह से आप आए हो उस गुड्स को लेकर, वो तो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। और जब आपने बोर्ड में चढ़कर जिस एरिया में वो चीज को सप्लाई किया, बेचा, ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली का एक एरिया है रोहिणी, मैंने रोहिणी में कोई चीज खरीदी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रोहिणी कहलाएगी उसकी। ठीक है। तो इस तरीके से जहां वो मेरे को चीज बेचेगा, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना या कर्नाटका, वो उस जगह का प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम है तो इंट्रा, अगर दोनों अलग अलग हैं तो इंटर। ठीक है। IGST लगेगा, अगर अलग अलग है तो, सेम है तो CGST SGST। समझ आया, बहुत अच्छे। ये सेक्शन नंबर 10 था, जिसमें मैंने आपको 6-7 जो क्लॉज बनते थे वो सारे समझा दिए। आई विश आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने, अपनी तरफ से समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर सुनना। और आगे का चैप्टर अभी कंटिन्यू है, अभी आगे लिखवाता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये उतार लो, भूल मत जाना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जैसे मैंने ऊपर लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाइड ऑफ गुड्स इंपोर्ट इनटू क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर इसका मतलब होता है कि जब आप इंडिया से बाहर कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो उस टाइम पर लगने वाला टैक्स। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है, एक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप कोई भी गुड्स को एक जगह से, जैसे कि एक जगह जो कि इंडिया के अंदर है, यहाँ से आप अगर इंडिया से बाहर कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो आपको इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी GST आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर GST का रेट बिल्कुल नील है, 0 है। बट अगर आप इससे उल्टा करते हो, आप क्या करते हो कि गुड्स एक्सपोर्ट करने की जगह आप गुड्स इंपोर्ट करते हो किसी भी फॉरेन कंट्री से, आप इंडिया में गुड्स मंगा रहे हो, तो इस जगह गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप आयात को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, आप निर्यात को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। मतलब आप गुड्स मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, उनका माल यूज कर रहे हो, आप इंडिया की चीजें उन्हें क्यों नहीं बेच रहे हो, ताकि इंडिया में करेंसी आए। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो ना, मतलब इंडिया से बाहर आप अपना सामान भेज रहे हो, कोई भी माल बेच रहे हो,
तो इस जगह पे गवर्नमेंट आप लोगों पर क्या करती है, इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो एक अलग तरीके का टैक्स है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई ऐसी चीज जैसे कि पान मसाला, जो चीजें सरकार ने नोटिफाइड एक स्पेसिफिक लिस्ट के अंडर डाल रखी है, जैसे पान मसाला हो गया, टोबैको लीफ हो गया, बीड़ी का बंडल हो गया, कोई भी ऐसी वस्तुएं जो नोटिफाइड करी है जीएसटी काउंसिल ने कि अगर आप इन पर चीजें लेन देन करोगे तो आपके ऊपर सेस भी लगाया जाएगा। टैक्स, नॉर्मल टैक्स प्लस कस्टम ड्यूटी और प्लस सेस, तो ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट करते हो, बाहर से कुछ मंगाते हो और कोई भी नोटिफाइड वस्तुएं जो मना कर रखी है उस पर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तब आपको ये सब चीजें भरनी पड़ेगी, समझ आया। तो ये सब चीजें होती हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। अगला पॉइंट आता है, हमने पढ़ा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया। कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज जो कि इंडिया में है वो कौन कौन सी है। तो पहली होती है जनरल प्रोविजंस, जो सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा है। दो तरह की सर्विसेज जो है नोटिफाइड करी गई है गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल ने। वो दो सर्विसेज किस तरीके की है, पहला होता है व्हेन द रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई रिसिपिएंट है जो सर्विसेज का यूज कर रहा है, जो सर्विसेज का भोग कर रहा है, यूज कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब जो सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस जगह पर सप्लाई हो जाएगा गुड्स, तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये रजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई है। अगर इसी जगह दूसरा उल्टा केस हो जाए जहां पर पर्सन जो है, रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या लिखा मैंने, सॉरी ये वाला नीचे वाला, रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। जैसे कि फॉर मान लो रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर मैं बताऊं, कोई भी बड़ी दुकान जैसे हल्दीराम वगैरह जिस जगह पर लोकेटेड है उस जगह पर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनकी दुकान पुरानी चल रही है तो उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी बना रखी है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड की बात बताऊं तो मान लो एक गली पे नुक्कड़ पे बैठा हुआ बार्बर, नाई की दुकान, आपने पेड़ के नीचे देखा होगा कुछ लोग नाई का शीशा वगैरह टांग के, कुर्सी वगैरह डाल के दाढ़ी वगैरह शेविंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, नाई का काम करना चालू कर देते हैं, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अगर वो कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज को मंगाना चाहता है, रिसीव करना चाहता है, उसके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वही मानी जाएगी जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, जिस नाम से उसको ज्यादातर लोग जानते हैं, जहां वो रहता है, तो वही जो लोकेशन होगी उसकी, जो रिकॉर्ड में मेंशन है कि हाँ ये बार बार यही पेड़ के नीचे बैठता है, तो वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। और कोई दूसरी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी, समझ आया। और रजिस्ट्रेशन केस में क्या है, उसमें अलग है, उसमें आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो डायरेक्ट आपका बकायदा एड्रेस प्रूफ वगैरह होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या कहते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक नोटिफाइड वस्तुएं या कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है जिस पर हम डीलिंग करें तो कोई भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट जो सरकार ने बनाई है वो हम इसमें बात करेंगे। सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 3 में लिखा है कि इसमें वो सारी सर्विसेज को स्पेसिफाई करा गया है जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में आती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो शुरू में बताई थी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगली ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज की लिस्ट में डाला है सेक्शन 12 और सब सेक्शन 4 के अंदर डाला है कि जितने भी रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले हैं, जो रेस्टोरेंट खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई पर्सनल ग्रूमिंग टिप्स है जैसे कि हेयर सैलून है, ठीक है, कोई बुटीक है, तो ऐसी जो ब्यूटी जो सैलून्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिसेक्स सैलून्स हो, तो ऐसे जितने भी फिटनेस हैं, सैलून्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रूमिंग पर्सनल क्लब्स हैं, तो इन सबको नोटिफाइड कर दिया सरकार ने सेक्शन 12 और सब सेक्शन 4 के अंदर कि आप लोग एक स्पेसिफाइड प्रोविजंस में काम कर रहे हो और अगर आप लोग इसमें डीलिंग करते हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, आपको इतनी % जीएसटी और सर्विसेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है, सरकार ने बांटा है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 5 के अंदर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। जो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस का एरिया, इसको भी एक स्पेसिफाइड कर दिया गया है। अगर आप ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 6 सर्विस ऑफ द वे ऑफ एडमिशन ऑफ इवेंट। अगर आप किसी भी इवेंट के लिए या अम्यूजमेंट पार्क के लिए, किसी भी हॉल, मूवी थिएटर वगैरह के लिए कुछ ऐसा बुक करना चाहते हो, तब उस जगह आपको जो टैक्स भरना पड़ता है उसको सब सेक्शन 12 और सब सेक्शन 6 और सेक्शन 12 के अंदर रखा गया है स्पेसिफिक प्रोविजंस में। अगला आता है उसके बाद
सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 9 जिसके अंदर बात करी गई है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को लेकर, जैसे डीटीसी वगैरह। तो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ सर्विसेज से कमा रहे हो तो आपको सब सेक्शन 9 और सेक्शन 12 के अंदर रखा गया है, ठीक है, जहां पर आप स्पेसिफिक प्रोविजंस में आ जाते हो कि आपने अगर इसमें डीलिंग करी, इस सर्विसेज में आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगला आ जाता है उसके बाद सेक्शन 12 और सब सेक्शन 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है इनको भी नोटिफाई करा गया है कि आप लोग भी अगर डील करते हो इन सर्विसेज में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, तब आपको भी टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इन इंडिया। अभी जो मैं पढ़ा रहा था आपको, ये जो था स्पेसिफिक प्रोविजन, ये इनसाइड इंडिया था। क्या था? अगर आप इंडिया में होकर इन सब सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो तब आपको किस तरीके का आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर कोई सर्विसेज को भेज रहे हो, कोई भी चीज सप्लाई कर रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनरल प्रोविजन 13 और सब सेक्शन 2 बनाया गया है, और उसके साथ साथ स्पेसिफिक प्रोविजन सब सेक्शन 3 और सेक्शन 13, और दूसरा है सेक्शन 13 और सब सेक्शन 12 बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब सेक्शंस बनाए गए हैं। इसमें हमने जनरल प्रोविजन और सब सेक्शन पढ़ेंगे। इसकी बाकायदा लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगी, कौन कौन से इस सेक्शन के अंदर नोटिफाइड गुड्स है, कौन कौन सी सर्विसेज है, गुड्स तो है नहीं, कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर नोटिफाइड है जिसमें आप अपनी सर्विसेज इंडिया से आउटसाइड बाहर भेज रहे हो, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस बाहर भेज रहे हो तो भी टैक्स पे करना है। वैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो नॉर्मली वे में किसी भी गुड्स का, तो आपको कोई जीएसटी, कोई टैक्स, कोई कस्टम वगैरह कुछ पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है कि आप इंडिया से बाहर चीजों को बेचो। अगर आप कुछ स्पेसिफिक केसेस में भेज रहे हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लो अभी फॉर एग्जांपल टबैको मना करा है कि आपको टबैको इंडिया से बाहर नहीं भेजना। इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे हैं चरसुल्ले लोग जिनको बहुत लत लगी है, तो इंडिया में ही रहनी चाहिए ऐसी चीजें, और आप फिर भी बाहर भेज रहे हो किसी और को, तब आपको उस पर एक सब सेक्शन बना दिया जाएगा। आपको एक जनरल कैटेगरी, आपको स्पेसिफिक प्रोविजन में डाल दिया जाएगा कि सरकार ने इसको नोटिफाइड करा, बाहर नहीं भेज सकते। अदरवाइज आप भेज रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो, अवेलना कर रहे हो उनके रूल्स की, तो आपको एक पर्टिकुलर टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा, उस पर टैक्स वगैरह आपको देना पड़ेगा। समझ आया? वो सब सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनरल का है 13 सब सेक्शन 2, और स्पेसिफिक का है 13, एक है सब सेक्शन 3 और एक है सब सेक्शन 12, ठीक है। बुक में बाकी जाके आप रीड कर सकते हो डीपली अगर आपको करना है तो। आज के लिए हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। चैप्टर नंबर मतलब 8 जो है वो जल्दी आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और हाँ, एक चीज और भाई रिक्वेस्ट की, अभी मेरी थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब थी तो इसलिए अभी वीडियो रुकी हुई थी, अब आ रही है कंटिन्यूसली, कोशिश करूंगा डाल दूं। अगर वीडियो पसंद आए तो बस लाइक करके सपोर्ट करना। अगर आपको चाहिए तो मुझे लगेगा कि आप लोग ज्यादा लाइक कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं और वीडियो आगे बनाऊं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कि जितने जल्दी आप सपोर्ट करोगे उसके हिसाब से मुझे लगेगा तो मैं जल्दी आपको लिए वीडियो ला पाऊंगा, ठीक है। बाकी रिवीजन करो एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, चैप्टर में इसके आगे कुछ नहीं है। और हाँ, अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मिनिमम प्राइस 150 रखा गया है। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि जरा मैं नोट्स परचेज करने, प्राइस बता दो। जो भी प्राइस होगा वो पे करके आप पीडीएफ को बाय कर लेना व्हाट्सएप से। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय। उतार लो भाई।